एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक, इसी की बात हो रही थी पिछली कक्षा में, जहां पर हम लोगों ने कक्षा को विराम दिया था। क्योंकि अभी हम लोग जिस अध्याय की बात कर रहे हैं वो है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान जो विषय है आप लोग का, उसके तहत आने वाले एक खंड इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और इस अध्याय के तहत हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी बातें जानी, मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताया, जो कि आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम पीएसबीआई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार और अपने पुस्तक पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। सामने आप लोगों को जो लिखा हुआ दिख रहा है यह आप लोगों के पुस्तक पारस प्रकाशन का पृष्ठ संख्या 75 है, जो कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को, इस पुस्तक को, इस लिखावट को आप लोग अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 75 पर भी देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान वाले पुस्तक में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वहां से जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक, खिलजी शासनकाल में और तुगलक वाले जो शासनकाल था उसमें कैसा प्रशासन हुआ करता था उसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो जहां पर हम लोगों ने देखा था कि बंदगन का जो कंसेप्ट था, जो कि गुलाम वंश के समय आया था, वो ट्रस्टेड था, उसी को इन लोगों ने भी आगे बढ़ाया। आगे लिखा हुआ है इसमें, द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल स्मॉल एंड लार्ज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो जमीन था वो भी अलग अलग छोटे छोटे और बड़े बड़े हिस्सों में प्रशासनिक तौर पर बांट दिए गए। और दीज लैंड वेयर कॉल्ड इक्ता, और इस लैंड को, इस जमीन को इक्ता कहा जाता था। यह भी एक मुस्लिम टर्मिनोलॉजी है, मुस्लिम शब्दावली है। अब दो चित्र आ रहे हैं, यह एक किला है जो दौलताबाद का किला है, और यह एक टॉम्ब है, यह एक मीनार है जो गयासुद्दीन टॉम्ब के तौर पर जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। लिखा हुआ है, मास्टर ऑफ इक्ता वाज कॉल्ड इक्ता, इक्तादार और मुक्ति। जो इस इक्ता वाले सिस्टम का जो मास्टर यानी कि ज्ञानी हुआ करता था, गुरु हुआ करता था, उसको इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। मेन ड्यूटी ऑफ इक्तादार वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रीजन, दैट इज इक्ता। जो मुख्य कार्य था इन लोगों का, इक्तादार का, वो यह था कि वो अपने क्षेत्र यानी कि अपने इक्ता में अपना कानून व्यवस्था सही तरीके से रखे, मेंटेन रखे। द इक्तादार प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प टू द सुल्तान व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इक्तादार जो है वो सुल्तान को सैन्य सहायता भी प्रदान करता था जब जरूरत पड़े, जब आवश्यकता पड़े सुल्तानों को। Instead of salary, the इक्तादार were assigned to collect the revenue of their इक्ताज। इन लोगों को सैलरी तो मिलता ही था, इसके अलावा इक्ता से जो रेवेन्यू वगैरह जो मिलता था किसानों से और इन सारे जो जमीन से जुड़ा हुआ जो रेवेन्यू मिलता था, उसके भी इन लोगों को कमीशन अंश मिलते थे। The king checked that any इक्तादार could not collect more than specified revenue, also could not increase the military power. The king checked that any iqtadar could not collect more than specified revenue, also could not increase the military power. यहाँ पर किंग, यह भी जो राजा था, वो यह भी चेक करता था, यह भी देखता था कि जो इक्तादार है वो एक खास रेवेन्यू से ज्यादा कलेक्ट तो नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है, और इसके आधार पर वह मिलिट्री पावर को बढ़ा तो नहीं रहा है, सैन्य बल को बढ़ा तो नहीं रहा है। द किंग लाइक अलाउद्दीन खिलजी एक्सेप्ट अ सीक्रेट विजिल ऑन इक्तादार, एज इक्तादार कुड नॉट गेट मच पावर आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और मिलिट्री पावर। अब अगर हम लोग एक उदाहरण के तौर पर देखें तो एक राजा जो अलाउद्दीन खिलजी था, एक सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी था, वो इक्तादार के पीछे एक जासूस को रखता था, एक स्पाई को रखता था, ताकि वो इक्तादार को ज्यादा शक्ति न मिले, ताकि इक्तादार को ज्यादा शक्ति न मिले, ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ाए या फिर वह एक शासक के तौर पर शासन के लिए एक खतरा साबित हो। इसके लिए वो विजिल को यानी कि एक सीक्रेट विजिल को भी रखता था। पावरफुल किंग वे आर कैपेबल टू कंट्रोल द पावर ऑफ रिच एरिस्टोक्रेट्स। जो पावरफुल किंग हुआ करते थे, जो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, वो अच्छे से अपने
जो नोबल्स लोग थे, अपने जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे, जो तथाकथित बड़े बड़े अधिकारी थे, उन लोगों को नियंत्रण में रखना जानते थे, इसीलिए वो उन्होंने अपना शासन को इतना लंबा खींचा। इंटरेस्टिंग फैक्ट में अगर हम लोग देखें, रोचक तथ्य की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रोचक तथ्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी सेट अप अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड श्री फोर्ट फॉर हिज सोल्डर। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया गैरिसन टाउन, यानी कि जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था दूसरे अध्याय में, गैरिसन टाउन का मतलब होता है सैन्य दुर्ग, कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए सैन्य दुर्ग की स्थापना की थी जिसका नाम उसने श्री फोर्ट रखा था। श्री फोर्ट के बारे में हम लोगों ने इस अध्याय में पहले की कक्षा में भी देखा है। श्री फोर्ट रखा ताकि वहां पर उसके सैन्य बल रह सके। आगे अब हम लोग बात करते हैं आगे पृष्ठ संख्या 76 पर। तो यहां पर लिखा हुआ है A strong king like Alauddin Khilji suspended the right of collection of revenue। एक मजबूत राजा, जैसा कि हम लोग एक उदाहरण के तौर पर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने का जो अधिकार था, आय कलेक्ट करने का जो अधिकार था, उसको इसने खत्म कर दिया। अलाउद्दीन went further, he forced the local chieftains to pay taxes। अलाउद्दीन और भी आगे बढ़ता है अपने शासन काल में, और वो जो स्थानीय जो और भी अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों को भी यह टैक्स के दायरे में ले आता है, कर के दायरे में ले आता है, उससे भी कर लेता है। सुल्तान ऑफिसर मेजर्ड लैंड एंड मेंटेन द रिकॉर्ड। सुल्तान के जो ऑफिसर, जो अधिकारी हुआ करते थे, वो जमीन की मापी करते थे और उसका रिकॉर्ड रखते थे। टैक्सेज वेयर लेवी, टैक्स किस आधार पर लिया जाता था? तो पहला और दूसरा दो पॉइंट है, दो बिंदु है। कल्टीवेशन एंड इट वाज क्वाइट हाई 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर। यानी कि कल्टीवेशन के आधार पर, रेवेन्यू किस आधार पर लिया जाता था? तो कल्टीवेशन के आधार पर, यानी कि कृषि के आधार पर, कटाई बुआई के आधार पर। तो एक किसान को जितना भी होता था, जितना भी प्रोडक्शन होता था, उसका आधा जो है रेवेन्यू के तौर पर उसको देना पड़ता था। टैक्सेज वर इम्पोज्ड ऑन कैटल एंड हाउसेज एंड दे वर लेस कंपैरेटिवली। और टैक्स जो था वो मवेशी और घर पर भी लिया जाता था, यानी कि जिसके पास जितने मवेशी हैं, जैसा घर है, उसके आधार पर भी लोगों को, अपने सुल्तान को, अपने सल्तनत को टैक्स यानी कि कर देना पड़ता था। लेकिन हालांकि ये जो कर थे वो जमीन और प्रोडक्शन, जमीन से जो धान उपजता था, अनाज उपजता था, गेहूं उपजता था, उन सारे कर से कम ही था, लेकिन इसके आधार पर भी इन लोगों को कर, अंग्रेजी में कहें तो टैक्स देना पड़ता था। आगे, these taxes and resources of Sultan were mainly used to maintain the big army or maintenance of a big army। ये जो टैक्सेज और ये जो संसाधन, ये सारे चीज जो लिए जाते थे, ये इसका मुख्य जो मकसद था, मुख्य जो लक्ष्य था, वो ये था कि ये जो बड़े आर्म फोर्सेज हैं, बड़े जो सैन्य बल हैं, बहुत सारे जो सेना के लोग हैं, इन लोगों का भरण पोषण किया जा सके उन पैसों से। जनरली in that period the sultan had to maintain a big army as the neighboring attack was normal feature। उस समय सुल्तान जो थे वो बड़े बड़े यानी कि ज्यादा सैन्य लोगों को, ज्यादा सेना को रखते थे, क्योंकि बगल से, पड़ोस से आक्रमण होना उस समय एक आम बात थी। कोई भी बगल का पड़ोसी जो सुल्तान, बगल का पड़ोसी जो राजा हुआ करता था, वो आक्रमण कर दिया करता था। और बगल का क्या, यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि घर के ही लोग एक दूसरे को मारकर राजा बन रहे हैं। तो बगल वाले से तो डर है ही है, घर वाले से ही यहाँ पर इन लोगों को डर था। इसके कारण से ये लोग बड़े बड़े सैन्य बल रखा करते थे। आगे, दस सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम वाज द बेसिक कंसर्न ऑफ एवरी सुल्तान। इसलिए ये रक्षा करना अपने साम्राज्य का, यह हर सुल्तान का एक मुख्य कार्य हो जाता था। बिसाइड फियर ऑफ मंगोल अटैक वाज अनदर कंसर्न फॉर मेंटेनिंग अ बिग आर्मी। और दूसरा जो डर था वो यह भी था, जो हम लोगों ने पहले देखा, कि मंगोल का भी डर इन लोगों को बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से ये लोग उनसे बचने के लिए कार्य करते थे, आर्मी को ज्यादा रखते थे। दिल्ली सल्तनत हैड टू फेस मंगोल अटैक इन 1299 AD ऑनवर्ड।
दिल्ली सल्तनत पर मंगोल का अटैक वर्ष 1299 और उसके बाद हुआ। चंगेज खान द लीडर ऑफ मंगोल अटैक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान जो कि मंगोल नेता हुआ करता था, मंगोल का नेतृत्व किया करता था मंगोल का, वो चंगेज खान वो दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली सुल्तान पर, दिल्ली के सल्तनत पर हमला करता है, आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक हैज टू फेस दिस प्रॉब्लम एंड हेंस मेंटेन अ लार्ज आर्मी। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ करता था, वो मंगोल वाले इस चीज से बहुत ज्यादा शोषित था, बहुत ज्यादा पीड़ित था, इसलिए वो लोग बड़े ज्यादा आर्मी को, ज्यादा सैन्य अधिकारी को रखता था। अब हम लोग बात करेंगे तिमूर इन्वेजन का, लेकिन तिमूर इन्वेजन इन सारी चीजों की बात अगली कक्षा में होगी। इस अध्याय को अभी हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे।